अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो लेक्चर है इसके अंदर सारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसको गौर से समझिएगा। और ये कुछ है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशंस हम लोगों ने निकालनी होती हैं इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लास में 10th के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, ये अब नई चीज़ें हैं। तो अब इसको गौर से समझिएगा। ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, चूँकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने, तो जो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये इक्वेशंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। कैसे करते हैं, अगर ये नहीं समझ आएगी तो न्यूमेरिकल्स की समझ नहीं आ पाएगी। अच्छा, केसी निकालना हम लोगों ने सीखा हुआ है। केसी का हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लिखते हैं। यहाँ पर दो तीन एग्जांपल्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो है वो आप लोग खुद करेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बेटा एग्जांपल है फार्मेशन ऑफ एस्टर। मतलब एस्टर का बढ़ना क्या होता है। एस्टर बेटा आपने 10th में फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं। तो एस्टर एक ऐसा फंक्शन ग्रुप होता है जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है कि सेंटर वाले कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन, और इधर तो कार्बन ही अटैच होता है। तो इसे हम एस्टर का नाम बोलते हैं। देखो, हमने पिछले दो कंसेक्टिव लेक्चर्स के अंदर ये एग्जांपल्स पढ़ी है कि एस्टिक एसिड का जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती थी CH3COO C2H5, और साथ में वाटर बनता था। एक्चुअली इसी चीज़ को अगर खोल के लिखा जाए तो बेटा ये ऊपर वाली चीज़ बनती है, और ये एस्टर इसके अंदर फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। इसलिए इसको, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर लिंकेज बन रहा हो या एस्टर फंक्शनल ग्रुप बन रहा हो या एस्टर बॉन्ड बन रहा हो, उसे हम एस्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं। खैर, हमें वो नहीं देखना, हमें बस इसके अंदर केसी को देखना है कैसे निकालते हैं। अब बेटा इसको गौर से समझिएगा। देखो बेटा, कहता है टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेज पे जब रिएक्शन शुरू होता है, हमें पता है कि रिएक्शन जब शुरू होता है तो तब आपके पास रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है। क्योंकि रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्शन शुरू होता है और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो कहता है जब टाइम टी ज़ीरो है, एट टी ज़ीरो या एट इनिशियल स्टेज, मिसाल के तौर पे बेटा जो CH3COOH है ये रिएक्टेंट है। इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको साथ ए स्मॉल ए के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और C2H5OH वो भी हमारे पास रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो कहता है जब और जो आपके पास प्रोडक्ट है CH3COO C2H5, इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी, और वाटर की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। वो कहता है अब रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो गए। अब एक ऐसा लम्हा आता है कि जब आपके पास क्या होता है कि मतलब कि रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। एक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तब क्या होता है, तब वो कहता है जो बढ़ने वाले, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट की इसकी मिकदार x है, ठीक हो गया, और इस H2O की मिकदार भी हमारे पास क्या है बेटा, x है। मतलब पहले जब रिएक्शन नहीं हुआ था इसकी मिकदार नहीं थी, तो हमने उसको ज़ीरो लिख लिया दोनों को। तो वो कहता है कि अब एक्विलिब्रियम पे बढ़ने वाले प्रोडक्ट मतलब H2O की मिकदार भी x है, और आपके पास CH3COO C2H5 की मिकदार भी क्या है, x है। अब वो कहता है कि अब देखो ना, ये जो XX बना है ये कहाँ से बना है, ये रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से बना है। इसका मतलब पीछे जो रिएक्टेंट बच गए हैं, तो हम इस बढ़ने वाली कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट में से माइनस कर लेंगे, तो पीछे बच जाएंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट पाए जाएंगे। तो इसलिए बेटा मैंने A-X लिख दिया। क्यों लिखा B-X क्यों लिखा, क्योंकि बढ़ने वाले प्रोडक्ट की मिकदार को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, तो ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस करेंगे, जो पीछे बच जाएगा वो ये चीज़ होगी। तो पहले स्टेप में बेटा जब वो कहता है इनिशियल स्टेज पे ए बी से रिप्रेजेंट किया, फिर ज़ीरो, और दूसरे के अंदर हम लोगों ने बेटा एक्स के साथ करके उसको माइनस कर लिया। अब वो कहता है एक्विलिब्रियम पे हमने वॉल्यूम फैक्टर लगाना है। वॉल्यूम फैक्टर का मतलब हर एक कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दो। A-X को भी वॉल्यूम से डिवाइड किया, B-X को भी वॉल्यूम से डिवाइड किया, x को भी वॉल्यूम से डिवाइड किया, इस x को भी वॉल्यूम से
डिवाइड किया। अब हमें केसी निकालना है, ठीक हो गया। केसी हमें पता है बेटा कैसे निकलता है कि केसी का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में इक्विलिब्रियम में ये कंसंट्रेशन है वॉल्यूम की सूरत में, एक ये और एक ये, तो इसीलिए बेटा इन दोनों को ऊपर मैंने लिख लिया है। और रिएक्टेंट्स की ये है ए माइनस एक्स ओवर वी, बी माइनस एक्स ओवर वी, वो नीचे लिख लिया। अब आपके सामने बेटा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। देखो वॉल्यूम बेटा कैंसिल हो रहा है, इस v से ये v कट रहा है, इस v से ये v कट रहा है, तो वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है। x और x मिलकर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, और नीचे बेटा a माइनस एक्स वैसे का वैसा, b माइनस एक्स भी वैसे का वैसा। अच्छा इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में आपके पास वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे हैं। ये पहले भी मैंने आपको यूनिट्स के अंदर भी एग्जांपल दी थी, कैसे एक मोल इसका एक मोल इसका, दो मोल्स रिएक्टेंट के, दो मोल्स ही प्रोडक्ट के हैं। वो कहता है कि आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, उस पे वॉल्यूम फैक्टर का असर नहीं होता। आपको यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर पेपर में पूछता है ये रिएक्शन लिख के, या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कह देता है कि उसके केसी पे आपके पास वो पूछता है कि वाई केसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम फैक्टर, तो उसका आंसर आपने ये लिखना है क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, मिकदार या नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली आपको लिखनी है कि उनकी तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें पता चल गया कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, तो उसके अंदर केसी वॉल्यूम फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती। अब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बेटा लिखने जा रहा हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है। कैसे, देखो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, मतलब इसका टूटना, ये बुक पे सॉल्व्ड नहीं है, मैंने इसलिए ये सॉल्व यहाँ पे किया है। क्लियर, इसको समझिएगा बेटा। देखो वो कहता है एट द इनिशियल स्टेज मतलब क्या है कि जब t इज इक्वल टू 0। अब भी मैंने आपको बताया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चूंकि एक है, ए के साथ रिप्रेजेंट किया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, ठीक हो गया, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम पे पहुँचता है तो इसकी कंसंट्रेशन के साथ मैंने x लिखा है, वहाँ पर भी x लिखा है, लेकिन इधर मैंने साथ में 2 क्यों ऐड किया। देखो बेटा जितने मोल्स होते हैं x के साथ याद रख लो उतनी रकम लगती है। इधर H2O का 1 मोल था इसलिए साथ में 1 लिखते नहीं है, इसका भी 1 मोल था 1 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो इसलिए साथ में x के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। अब तीसरा स्टेप बेटा बिल्कुल वैसा है कि हमने v के साथ मतलब वॉल्यूम फैक्टर लगाना है। इधर भी बेटा v के साथ डिवाइड कर दिया, इधर भी v के साथ डिवाइड कर दिया। तो अब हमें बेटा इसका केसी निकालना है, तो केसी के लिए ज़रा हमें फार्मूले का पता होना चाहिए बेटा। तो केसी हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट बेटा अभी हम लोगों ने वहाँ पे उसकी क्या निकाली थी, 2x ओवर वी। अब देखो चूंकि उसके साथ बेटा ये क्वेश्चन मैंने ऊपर इसलिए लिखी ताकि आपको पता चल जाए। हमने केसी में सीखा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम पावर बना के लिखते हैं, ये देखो पावर बना के लिख लिया है। और रिएक्टेंट बेटा N2O4 इसका 1 मोल है, तो उसकी जो वॉल्यूम की टर्म ये थी कंसंट्रेशन हमने वैसे की वैसी राइट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2 का 4 x के साथ स्क्वायर और v के साथ भी स्क्वायर, नीचे a माइनस एक्स ओवर v वैसे का वैसा। यहाँ से बेटा एक v के साथ एक v कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, ये देखो 4x स्क्वायर वैसे का वैसा, एक v कट गया, एक बच गया, नीचे तो v खत्म हो गया, नीचे बच गया a माइनस एक्स। ये जो v है ये नीचे आके ऊपर डिवाइड कर रहा है, नीचे इस a माइनस एक्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब नीचे आ जाएगा। अच्छा यहाँ से हमें पता चल गया, देखो अब v साथ में है, ये केसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस इक्वेशन में। तो हमें पता चल गया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें के अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते, तो उसके अंदर वो कहता है कि जो वॉल्यूम फैक्टर होता है वो केसी को अफेक्ट कर सकता है, कि चेंज कर सकता है मतलब। तो और पहली एग्जांपल में हमने क्या सीखा था कि जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे तो तब वॉल्यूम एक दूसरे को कैंसिल आउट करता था, तो उस दौरान केसी वाज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम फैक्टर। अब देखो एक और एग्जांपल बेटा मैंने दी है जिसके अंदर वॉल्यूम डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब इसको देखते हैं कि ये भी बिल्कुल एज इट इज़ होगा जैसे अभी हमने देखा है।
देखो वो कहता है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बनना, ये भी बुक पे सॉल्व नहीं की गई इसलिए मैंने सॉल्व कर दी। वो कहता है N2+3H2, ये मिलकर 2NH3 बनाते हैं। इसको समझिए बेटा, देखो जब एट टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब इनिशियल स्टेज पे जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तब मिसाल के तौर पे N2 की कंसनट्रेशन है A, बेटा H2 की कंसनट्रेशन है B। देखो H2 के साथ 3 भी लिखा है, 3 मोल्स उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए B के साथ मैंने बेटा 3 लगाया है। ठीक हो गया। अब अमोनिया चूंकि बेटा अभी बना ही नहीं है, उसकी कंसनट्रेशन जीरो हो गई। अब वो कहता है जब टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है तब अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं एक्स के साथ, मैंने इसलिए बेटा 2x लगा दिया। ठीक हो गया। और वो कहता है कि जितने इसके मोल्स आपके पास बेटा यहाँ से कम हुए हैं ना, हमने उसको यहाँ से माइनस कर लेना है। तो यहाँ से ना थोड़ा सा आप लोग बच्चे जो गलती करते हैं वो भी सीखिएगा। यहाँ पे मतलब लिखा है ना 2x, वो कोशिश करते हैं इधर से A-2x लिख दें, ऐसा नहीं होता बेटा, हमें इधर एक ही मोल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब चूंकि 3 मोल हाइड्रोजन के इस्तेमाल होते हैं, इसलिए 3B-x हम लोग यहाँ पे राइट कर रहे हैं। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वही थर्ड स्टेप हम लोग लिखते हैं, वॉल्यूम फैक्टर। इधर भी बेटा A-x को V के साथ डिवाइड किया, 3B-x को V के साथ डिवाइड किया, इधर 2x को V के साथ डिवाइड कर दिया। अब कैसे निकालना होता है बेटा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास ये है, कंसंट्रेशन उसकी ये है 2x-v, इसका चूंकि साथ में बेटा 2 लिखा है इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा, बटे में A-x/v वैसे का वैसा, और 3B-x/v, इसके ऊपर 3 क्यों आया, क्योंकि H2 के साथ 3 लगा हुआ है। अब वो कहता है इसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा, ये बन जाएगा 4x² / v²A-x इंटू बेटा ये देखो बेटा जो यहाँ पे ये लिखा हुआ बेटा 3B-x, देखो इसके ऊपर यहाँ पे मैंने 3 लिखना है, ये देखो इसके ऊपर 3 आ गया। अब देखो नीचे बेटा v की पावर 3, v 3 ये है और 1 ये है। ठीक हो गया, v3 3 ये और 1 ये मिलके नीचे क्या बन गया, v4। तो बाकी मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। A-x के ऊपर कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो 1 है, इसके ऊपर 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये 3 है। अब हमें पता है ये V2 के साथ ये V4 है बेटा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो बाकी बेटा ऊपर 4x² ओवर बेटा ये वैसे का वैसा लिख दिया A-x इंटू 3B-x बटे में बेटा v²। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बचते हैं, वो लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्वेश्चन फाइनल ये बन जाएगी। अच्छा इसमें भी देखो v² KC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता चल गया कि देखो एक दूसरी एग्जांपल थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल नहीं थे। तो यही चीज़ बेटा ऊपर मैंने आपको समझाई है कि वो कहता है कि वी फैक्टर तब अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा ये तो बुक के अंदर एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई हैं। इसके रिलेटेड बेटा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट आप लोगों को सारा खुद करना है। तो ये इनमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, एक वो इक्वेशन दे देगा, ज़्यादातर ये अमोनिया फार्मेशन की या ये एक PCl5 की भी है बेटा, वो अब उसका आपने खुद करना है, वो बुक में सॉल्व की गई है। PCl5 ये टूट के 2 चीज़ें देता है, एक PCl3 + Cl2, तो इसका आपने खुद निकालना है। तो इन एक में से शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार एक आधी आ जाती होती है।